So, hello everyone, welcome to AcadExcel. Myself Dipali, and I would be taking your botany sessions on this platform of AcadExcel. So, welcome सभी को. AcadExcel बेटा एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जो आपको फ्री में बहुत ही अच्छे टीचर्स के साथ, बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ और आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराता है. तो जितना सारा कंटेंट है, जितना लूट सको तुम लोग लूट लो और नीट की तैयारी अपनी अच्छी कर लो. ठीक है. तो AcadExcel में जितनी भी आपको चीजें मिलेगी बेटा, नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेगी और सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. प्लीज डू चेक इट. और वीडियोस जो है आप कंटिन्यू हमारे साथ देखिए. हम रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं. लाइव सेशंस हमारे होते हैं, असाइनमेंट्स हमारे होते हैं. उन सभी को ज्वाइन करिए, उन सभी को अटेंड करिए और फिर देखिए कि अगर आपका नीट स्कोर नहीं हो पाता तो जरूर होगा बेटा. नीट कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, हम उसको जरूर स्कोर करेंगे, बहुत अच्छे नंबर से स्कोर करेंगे. सो डोंट वरी, जस्ट प्रैक्टिस हार्ड, वर्क हार्ड. ठीक है. एंड प्लस मैं एक चीज ये मानती हूँ कि स्मार्ट वर्क जरूरी होता है. ठीक है. हर समय यू डोंट ऑलवेज रिक्वायर कि मैम हम हार्ड वर्क, हमने इतना हार्ड वर्क किया मैडम हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ. पॉइंट फर्स्ट जो आपने, मतलब मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा हार्ड वर्क की जगह अगर आप स्मार्ट वर्क करते तो दैट वुड वर्क मोर, है ना. स्मार्ट वर्क इज कि आपको क्या आना है नीट के अंदर, उसकी तैयारी के लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स, स्पेसिफिक जो जिनमें वेटेज ज्यादा है हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे, हम वो स्पेसिफिक टॉपिक्स को मार्क करेंगे. एनसीईआरटी को तो बेटा रट डालेंगे क्योंकि एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी के बाहर से कोई चीज नहीं आनी. अब तुम्हें कोई अलग से आके बोलता है कि भाई एनसीईआरटी के बाहर से चीज आएगी, नहीं आता. ठीक है. नीट के पेपर में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता. जितनी चीजें हैं एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ, एनसीईआरटी से ही सब चीजें आएंगी. और एनसीईआरटी की प्रिपरेशन AcadExcel आपको बेस्ट करवाने वाला है, इस चीज की गारंटी मैं देती हूँ आपको. ठीक है. चलो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो हमारा चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11th का टॉपिक है. अब जो बच्चे मैम हम 13th के हैं, क्या हम ये वीडियो देखें? ऑफ कोर्स देखिए. बेस जब तक क्लियर नहीं होगा, आप ऊपर जैसे वो होता है ना, बिल्डिंग बनाते हैं, नींव बनाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं हुई ना बेटा जी, तो ऊपर तुम चाहे कितना ही बड़ा ढांचा खड़ा कर लो, चल नहीं पाएगा. ठीक है. तो नींव मजबूत करो, अपना बेस मजबूत करो और उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस क्लास 11th. क्लास 11th एक ऐसा बेस है जो बच्चे अक्सर, क्योंकि क्या है कि मैम 12th आएगी, 12th में पढ़ाई कर लेंगे, 11th तो अभी हमको मजे करने दो ना, क्योंकि 10th से पढ़ के आए हैं. देखिए मैं आपकी भी गलती नहीं मानती, क्योंकि 10th से इतना बर्डन लेके आते हैं कि यार बोर्ड है. तुम इतना बर्डन ऑलरेडी लेके आए हो, फिर तुमको 11th में मिल गई. 11th में ऐसा ढेर तुम्हारे ऊपर है ना, एकदम ढेर आ गया यार, ये भी पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स एक्चुअली में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इतना ज्यादा ऐसे हो जाते हैं ना कि मैडम हमको करना क्या चाहिए. तो उसके लिए आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते. फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम 12th में देख लेंगे, 12th बोर्ड है, 12th में देख लेंगे. ठीक है. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो 11th का बच्चा है वो तो अच्छे से पढ़ाई करे ही. ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट. प्लस जो 13th का बच्चा है जिसकी 11th 12th ऑलरेडी हो गई है, तब भी आप लोग 11th को देखिए. 11th इज योर मेन. 11th एक बेस है बेटा, जिसके ऊपर ही सारा तुम 12th को रख सकते हो, तुम आगे 13th के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो 11th इज दैट बेस. ठीक है. और वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है और वो आपको स्ट्रॉन्ग करवाने में आपकी हेल्प मैं करूंगी. ठीक है. चलिए, तो सेल की अगर मैं बात करूं, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. इसकी अगर हम बात करते हैं ना, तो मैं इसका बेस्ट एग्जांपल मानती हूं एक घर से. एक ईंट, ब्रिक, सबने देखिए डार्क रेडिश कलर की ब्रिक है ना, ईंट. एक ईंट, उसके ऊपर एक और ईंट रखते जाओ. तुम जब कंटिन्यू एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखते जाओगे, तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, धीरे धीरे करता हुआ एक दीवार, है ना. इसको मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करती हूँ. कैसा? कि एक ईंट रखी तुमने, दिस इज योर वन सेल. दिस सेल के ऊपर तुमने एक और सेल रखा, एक और सेल रखा, और तुम सेल पे सेल रखे जा रहे हो धनाधन, एक के ऊपर एक ईंट रखे जा रहे हो. दिस क्लस्टर ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल और क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड योर टिश्यू. बेसिक्स से शुरू होंगे. ठीक है. यूनिट ऑफ लाइफ है बेटा सेल. सेल के बगैर ना आप कुछ नहीं कर सकते. क्यों? सेल के बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. हाउ वुड यू इमेजिन लाइफ? इट इज
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ईंट के बगैर घर नहीं बना सकते, है ना। तो इसके बगैर काम नहीं चलने वाला, तो सेल को हमको ध्यान रखना है, ठीक। फिर आता है टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल। तुमने बहुत सारी सेल ले, तुमने एक ब्रिक एक ब्रिक एक ब्रिक एक ब्रिक, तुम बहुत सारी ब्रिक्स लेके बैठे हो, दैट इज टिश्यू। तो टिश्यू इज व्हाट योर, टिश्यू इज योर ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल, ढेरों भरी सारी सेल्स यू हैव कलेक्टेड, ठीक है। अब क्लस्टर ऑफ टिश्यू बोलूं तो जैसे एक दीवार बनी, दूसरी दीवार बनी, तीसरी दीवार बनी, ऐसा ऐसा एक रूम बना ना। हम क्लस्टर ऑफ वॉल्स को क्या कह रहे हैं? रूम कह रहे हैं। तो वैसे क्लस्टर ऑफ टिश्यूज को क्या बोलेंगे हम? क्लस्टर ऑफ टिश्यूज को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको ऑर्गन। Organ is your cluster of tissues. Cluster of tissues, इकट्ठा झुंड में तुम्हारे पास टिश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और अब इस ऑर्गन के साथ अगर मैं बोल दूं बहुत सारे ऑर्गन 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 जुड़ते गए तो क्या बना देगा बेटा आपका लास्ट में एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज व्हाट यू स्टडी, व्हाट यू आर। ऑर्गेनिज्म इज जो आप हो, एक पूरा ऑर्गेनिज्म। एक एक टिश्यू 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 मिलते मिलती एक जैसे मैं अगर बताऊं सेल है, ठीक है, एक छोटी सेल छोटी सेल छोटी सेल टिश्यू बनाएगी, टिश्यू 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 एक ऑर्गन बनाएगी, धीरे धीरे हाथ बनेगा, हाथ बनेंगे दोनों, पैर बनेगा, गर्दन बनेगा, स्टमक बनेगा, इंटेस्टाइन बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे। और ये ऑर्गन जब साथ में काम करेंगे तो वो बनाएगा आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म इज योर दैट क्लस्टर ऑफ ऑर्गन्स। पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल को चला दो, ठीक है, डन। ये हमारा बेसिक्स। तो सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को पढ़े बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते। वी कांट इमेजिन एन ऑर्गेनिज्म विदाउट थिंकिंग ऑफ दिस सेल, सो वी हैव टू स्टडी दिस सेल, ठीक है। और आज से हम यही शुरुआत कर रहे हैं कि हमने सबसे पहला टॉपिक, इसीलिए आई हैव सेलेक्टेड दिस सेल बिकॉज इट्स द बेसिक लेवल ऑफ बायोलॉजी। एटलीस्ट इफ यू आर परफॉर्मिंग एनीथिंग, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, इफ यू आर स्टडिंग एनीथिंग इन बायोलॉजी, you should know where does or what its existence is, कहाँ से ये चीज शुरू हुई है, कहाँ पे चलनी चाहिए, क्या पढ़े जा रहे हैं मैडम, हम क्यों पढ़े जा रहे हैं। पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सेल जो है आपका पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। डायरेक्ट तुम स्टार्ट करोगे ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो से, तो तुम डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म से शुरू कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट तुमको ये मिलेगा कि एकेड एक्सेल में तुमको जितने भी चैप्टर्स मिलेंगे ना बेटा, वो सीरीज वाइज मिलेंगे। तो तुमको एक स्ट्रैटेजी दिमाग में आ जाएगी कि हमको पढ़ना किस तरीके से है। तुम्हें पहले सेल पढ़ना है, सेल डिवीजन। एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू नो कि भाई हमारा ओरिजिन कैसे हुआ है, हम बने कैसे। तुमको डायरेक्टली मैं पढ़ाने लग जाऊं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, है ना, या एनिमल फिजियो के टॉपिक्स, तो you won't be able to relate that, but until and unless, वो तब तक होगा जब तक तुम सेल नहीं जानोगे। एक बार जब तुम सेल जान जाओगे ना, now everything becomes easy। अब बस काम आसान। अब क्या काम आसान कि अब हमको पढ़ना है ऑर्गेनिज्म। सो हम पूरी बायोलॉजी के अंदर यही चीजें पढ़ते हैं बेटा जी, कुछ अलग चीज नहीं पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। यही चीजें हैं, बस दिक्कत ये आती है कि मैडम शुरू कहाँ करें, खत्म कहाँ करें। तो शुरू हमको कहाँ से करना है, इस सेल से, ठीक है। The cell is the basic unit of life। आज की वीडियो में हम ये चैप्टर्स कवर करने वाले, ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट we'll start with the introduction chapter। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। अभी आगे आगे आता जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि यार देखो, अगर किसी ने सेल बताया है कि भाई सेल होता है, हा कोई तो आया, उसने बताया कि सेल होता है। अब जब सेल होता है तो उस पर कुछ ना कुछ थ्योरी भी होगी कि यार सेल काम क्या करता है ना। और क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। साइंस का एक बेस्ट पार्ट है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। क्यूरियस लोग ही साइंस को सेलेक्ट करते हैं। तो तुम जितने लोगों ने साइंस सेलेक्ट किया है ना, मस्त क्यूरियस लोग हो तुम लोग, ठीक है। इंटेलिजेंस इसीलिए बोला जाता है। और मैं ऐसे नहीं बोल रही कॉमर्स वाले नहीं है, प्लीज, ऐसा हेट नहीं है मेरे को, ऐसा नहीं है। चलो, सेल थ्योरी, ठीक है। हम थियोरेटिकल कंसेप्ट देखें। कुछ किसी ने कुछ बात बोली कि भाई ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ओरिजिन यहाँ का था, ये कुछ थियोरेटिकल पार्ट्स। शेप एंड साइज ऑफ सेल, कि भाई अब अलग अलग सेल है,
अलग अलग सेल की अलग अलग शेप है, साइज है, वो पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल हम डिफरेंशिएटेड है बेटा, सेल को अभी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी दो डिफरेंसेस हैं, एक यूकैरियोट और एक प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल का आज हम मेजरली इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एंड लास्ट विल बी बैक्टीरिया स्टेनिंग, बैक्टीरियल स्टेनिंग। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेल। सेल अभी जैसा मैंने बताया, इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन से इन टोटलिटी वी कैन से इट इज द बेसिक यूनिट, और अभी मिक्स हो गया, यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बगैर कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यही है बेस। ठीक है, फंडामेंटल क्यों? क्योंकि मैडम इसके ऊपर ही सारी चीजें बनी है, बेसिक फंडामेंटल, इसके बगैर कुछ चीज एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, कुछ बन गया। स्ट्रक्चरल क्यों भाई? तुम कैसे इमेजिन कर जाओगे घर बन गया जब तक उसकी ईंट नहीं बनी? स्ट्रक्चरल, ठीक है, इट सपोर्ट्स, इट स्ट्रक्चर। थर्ड, इट इज द फंक्शनल यूनिट। भाई काम कौन कर रहा है? वो ईंट ही तो है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तुम्हारी सेल ही तो है जो सारा परफॉर्मेंस दिखा रही है, सारा काम कर रही है और तुम्हें लिविंग बना रही है, तुम्हें चला पा रही है, तुम्हें घुमा पा रही है, फिरा पा रही है। तुम आराम से आज बोल देते हो कि मैम मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं पढ़ने बैठा हूँ पर मेरे में एनर्जी नहीं है। आज मेरे में बहुत एनर्जी है, आज आप जो पढ़ाओ वो मैं पढ़ लूंगा। तो ये कैसे बोल पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा सेल जो है वो फंक्शन करता है। ठीक है, योर सेल इज वर्किंग, और वो जो काम कर रहा है वो आप दिखा रहे हो, वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से आप बोल पा रहे हो, आप बोल के आप चल पा रहे हो, आप कुछ भी फंक्शन कर रहे हो। यू आर डूइंग एनी फंक्शन दैट इज बिकॉज ऑफ योर सेल। सो सेल इज योर स्ट्रक्चरल बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? बेसिक्स। चलो अगला इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेल, अब किसी ने तो महान ज्ञानी कोई ना कोई तो आया मार्केट में कि यार उस टाइम पे डिस्कवरी हुई थी 1665 में, उस टाइम पे सोच के देखो एरा ही बदल गया। तो इतना पुराने टाइम पे एक आदमी आया सडनली उठ के और उसका नाम था रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द डेड सेल। अब देखो हुआ क्या ना कि सेल की अगर मैं डिस्कवरी मानूं तो वो रॉबर्ट हुक ने की, ऑफ कोर्स की, पर रॉबर्ट हुक ने ये चीज देखी कि यार जो सेल बन रही है, जो मतलब उसको मिला, एक्चुअल में उसने कुछ ऐसा खास जाके डिस्कवरी, उसको मिली ये चीज। अब जब उसको चीज मिली तो वो जो मिला ना उसको, वो सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर था, एक बॉक्स था, ऐसा समझो, छोटे छोटे बॉक्स थे। अब बॉक्स के अंदर कुछ था ही नहीं, खाली बॉक्स थे। तो तुम क्या बोलोगे? तुमको खाली बॉक्स मिल जाएगा, अरे मैडम ये तो पैकेट है, ये तो खाली है, ये तो बॉक्स है सिर्फ, इसके अंदर थोड़ा ना कुछ है, खाली बॉक्स है। ठीक है, अब वो जो खाली बॉक्स है उसने उसको स्मॉल, एक ग्रीक में एक वर्ड होता है सेल्यूला, तो उसके हिसाब से उसने उसको वर्ड दे दिया, नाम दे दिया सेल, कि स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर है। सेल्यूला मतलब होता है बेटा ग्रीक में रूम, स्मॉल रूम्स। ठीक है, तो उसने बोला कि छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं मुझे, तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, और ये जो छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर है इनको उसने नाम पकड़ा दिया कि ये कौन हो गया? हमारे सेल हो। ठीक है, these are cellular, these are small rooms, तो these are cell। अब ये सेल की जब मैंने बात करी तो रॉबर्ट हुक ने जब बात करी तो बात ये आई कि यार ये कैसी सेल है, ये देखा क्या इसने बेटा सिर्फ बाहर का ढांचा देखा। ठीक है, बाहर का बॉक्स का वो बाउंड्री देखी सिर्फ, और वो थी अपनी सेल वॉल, जो हमको आज पता है, उस टाइम पे बेचारे रॉबर्ट अंकल को नहीं पता थी। ठीक है, तो यू कांट एक्सपेक्ट दैट इंटेलिजेंसी उतने पुराने टाइम पीरियड में, क्या अंकल को ये भी पता होना चाहिए? ऐसा नहीं, अंकल वाज द फर्स्ट वन। ओके, और उन्होंने क्या बताया कि सेल का मुझे सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है, नाम उन्होंने रख दिया सेल है, पर अब हम ये जानते हैं कि उस टाइम जब अंकल ने देखा था वो क्या देखा था? उन्होंने देखी थी सेल वॉल। इस पे आपको और क्लियरेंस आ जाएगा जब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगी, सेल वॉल कैसी थी, कैसी बनी थी, वो सब आ जाएगा। चलो, तो अंकल ने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो देखा था वो सेल वॉल देखी, यानी अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं चल रहा था इसका। यानी रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो कैसी सेल देखी बेटा जी? डेड सेल।
रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो था आपका डेड सेल, ठीक है, he saw the dead cell. Next, और देखो ये आ गया cell. It is derived from Latin word cella, cellula, which means small room और compartments, छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट आया इंसान. हमारे दिमागदारों की कमी नहीं है. अगले आए एंटी वन ल्यूवेनहॉक. ब्लू पे ब्लू नहीं दिखेगा, कौन सा कलर लें? ग्रीन ले लेते हैं. चलो, एंटी वन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने ये बोला कि ऑफ कोर्स सर आप मेरे सीनियर हैं रॉबर्ट हुक, आपने जो बात बोली एकदम करेक्ट, ठीक है. कंपार्टमेंट्स है, ठीक है, बट कंपार्टमेंट्स में अगर मैं बात करूं सो इट्स नॉट अ हॉलो कंपार्टमेंट. इट वाज नेवर अ हॉलो कंपार्टमेंट. मैं जो देख रहा हूं, मुझे कंपार्टमेंट में कुछ लोग दिख रहे हैं, मुझे अंदर लिविंग प्रोसेस होता नजर आ रहा है. दैट मीन्स कि अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है, कुछ ना कुछ फंक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, फंक्शंस चल रहे हैं. दैट मीन्स कि ये जो सेल है, ये सेल कैसी है? लिविंग सेल है. ये सेल कैसी है? लिविंग सेल है. मैं ये नहीं बोल सकता, आपने ये बोल दिया था कि डेड सेल है, पर मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे अंदर कंपार्टमेंट में चलती चीजें नजर आ रही है. एंड देयरफॉर ल्यूवेनहॉक डिस्क्राइब्ड द लाइव सेल, लिविंग सेल, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट अंकल, रॉबर्ट ब्राउन. यहाँ मैंने इसको साथ में इसीलिए लिखवाया है क्योंकि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि रॉबर्ट हुक भी नाम है, रॉबर्ट ब्राउन भी नाम है, कितने नाम होगी मैडम. अभी तो कुछ आया ही नहीं, अभी तो शुरुआत है, ठीक है. रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो डिस्कवर किया था सेल. रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था बेटा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल आपकी सेल का. और सेल जो है वो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि जब सेल फंक्शन करता है या सेल डिवाइड होता है या सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है. तो हम वो चीज देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियस को और डिटेल में पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है. तो अभी बेसिक्स इतना क्लियर रखिएगा कि सेल को सबसे पहले डिस्क्राइब किया रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्क्राइब किया एंटी वन ल्यूवेनहॉक ने, और रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस, ठीक है. चलिए अगले पे बढ़ते हैं. अब आती है सेल थ्योरी. ओके, अब सेल थ्योरी की बात करते हैं. सेल थ्योरी में क्या क्या चीजें आई कि भाई अब सेल तो बन गई, चलो हमको समझ में आ गया कि सेल में ये चीजें होती है. सेल को हम और भी देखेंगे. एक सेल का अगर मैं आपको ब्रीफ स्ट्रक्चर दूं तो सेल को आप ऐसे याद रख सकते हो कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है ना. तो एक जो बेसिक सेल होगी बेटा जी, एक जो आपकी बेसिक सेल होती है वो 3 चीजों से मिलके बनती है. हालांकि आप लोगों ने प्रायर 8, 9, 10th में तुम सब पढ़ के आ चुके हो, बट तब भी एक बार और समझ लो. एक तो होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक तो होती है आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग. सेकंड इज योर न्यूक्लियस, and the third is your cytoplasm. अब डिफरेंस देखना क्या हो रहा है. पहला जो मैं बोल रही हूं, फर्स्ट थिंग इज योर प्रोटेक्टिव कवरिंग. इसमें बेटा कौन कौन सी चीजें आ जाती है मेरे पास? प्रोटेक्टिव कवरिंग में मेरे पास सबसे पहले आ जाता है सेल वॉल. सेल वॉल आउटर मोस्ट, हमको सेल प्रोटेक्शन, यानी कि भाई अगर मैं बोल रही हूँ सेल इतना ज्यादा जरूरी काम है, सेल ही तो सारे काम कर रहा है, तो सेल सोचो इतना इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, तो बना किससे होगा? तो सबसे पहले उसको प्रोटेक्शन चाहिए. सेल प्रोटेक्शन, नाम ही बता रहा है प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो सेल को प्रोटेक्शन चाहिए. और उस प्रोटेक्शन में उसको रिक्वायरमेंट होती है 2 चीजों की, या तो उसके पास सेल वॉल हो या फिर उसके पास सेल मेम्ब्रेन हो. दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है. ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी क्या चीज होती है. यूजुअली प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन, प्लांट में भी होती है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है. सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, ठीक है. ये सब यू हैव ऑल लर्नड दीज थिंग्स फ्रॉम क्लास 9th, ठीक है. तो ये दीज आर बेसिक्स. न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है डेंस,
और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अगर मैं फैंसी वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो इट इज सिमिलर टू द ब्रेन ऑफ सेल। इट इज सिमिलर टू द ब्रेन ऑफ सेल। ये आपका दिमाग है, ब्रेन ऑफ सेल। बिना दिमाग के तुम लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है, बिना दिमाग के सेल काम नहीं कर सकती, ठीक है। पर क्या ऐसा होता है मैम कि कोई सेल हो जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं? ऑफ कोर्स होता है, जैसे कि मैच्योर आरबीसीज। मैच्योर आरबीसीज के अंदर देयर इज लैक और आई कैन से देयर इज नो न्यूक्लियस। अब जब न्यूक्लियस नहीं है तो मैम वो काम कैसे करती है? न्यूक्लियस नहीं है तो बेटा वो ज्यादा टाइम तक काम कर भी नहीं सकती, तो वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहती। आरबीसीज के आप फंक्शन में ये देखोगे कि आरबीसीज कीप्स ऑन चेंजिंग, वो बदलती जाती है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली बदलती जाएगी। तो आरबीसीज जो होती है वो आपकी विदाउट न्यूक्लियस होती है, एक्सेप्ट ब्रेन ऑफ सेल्स। सम आर लाइक सेल्स which do not contain nucleus, like मैच्योर आरबीसी एक एक्सेप्शन है और ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये हर दूसरे दिन चेंज हो जाती है मैच्योर आरबीसीज। थर्ड वर्ड कम्स इज योर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज दैट फ्लूइड मैट्रिक्स, इज योर फ्लूइड मैट्रिक्स। और ये ऐसा फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेल्स तैर रही हैं, ठीक है, सारी ऑर्गेनेल्स आर आई कैन से स्विमिंग स्विमिंग समझ जाओगे। चलो, सारी ऑर्गेनेल्स यानी देखो ऑर्गेनेल्स क्या होती है, पहले तो ये भी चीज समझना। यहाँ से हम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म बना रहे हैं, ये हमारे राइबोसोम हो गए। कुछ चीजें तुम लोग याद करोगे कि हाँ यार ये चीज तो हमने पढ़ी थी, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स एक सिंपल बेस है, फ्लूइड मैट्रिक्स, उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स तैर रही हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होता है? ऑर्गेनेल्स आर दी ऑर्गन, जैसे आप बोल दो कि तुम्हारी बॉडी तब फंक्शन कर पाएगी जब तुम्हारे हाथ पैर काम कर पाएंगे, है ना। हाथ स्पेसिफिक, तुम्हारा एक ऑर्गन है हैंड जो कि स्पेसिफिकली बना है कि भाई कुछ चीज को इधर से उधर रखना है, तुम्हारे स्पेसिफिक ऑर्गन है पैर जो कि सिर्फ चलने के लिए बने हैं। तो वैसे ही सेल के अंदर स्पेसिफिक उसके ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं बेटा, ठीक है, जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल के ऐसे ऑर्गन सिस्टम है सेल का, ठीक है। सेल के ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ईआर फॉर लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अभी हम सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। These all are organelles and these organelles are swimming in this fluid matrix। इस fluid matrix के अंदर सारे तैर रहे हैं, ठीक। तो ये एक बेसिक आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है कि हमारी सेल कुछ इस तरीके की दिखती है। प्रोटेक्टिव आर्ट कवरिंग होगी, बाहर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होना ही है, और लास्ट आ जाता है हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स जिसमें सारी ऑर्गेनेल्स रहेंगी, ठीक है। हमको ये चीजें देखनी है। ऑर्गेनेल्स जितनी है हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी के अंदर सबसे पहले नाम आता है स्किडेन और स्वान का। मेथिस, स्केल्डेन और जर्मन बॉटनिस्ट, इनका नाम कैसे याद रखेंगे? लिख के। बायोलॉजी है, याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मे भी तुम लोगों को पहले से याद हो तो वो काम आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो Matthias Skeldon was a German botanist, examined a large number of plants and he observed that all plants are composed of different kind of cell which forms the tissue of the plant। इन्होंने सिर्फ प्लांट की बात करी, बॉटनी प्लांट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो स्केल्डन ने सिर्फ प्लांट के बारे में बोला कि बहुत सारी सेल्स है जो प्लांट जिससे बना है, तो बहुत सारी सेल्स है जिनसे प्लांट बना है, सिंपल, ठीक। अगला आता है हमारे पास कौन? चल जाओ भाई। अगला आता है हमारे पास स्वान was a zoologist who discovered सबसे पहले एनिमल सेल। इन्होंने बोला कि एनिमल सिमिलर
जो शेल्डन ने बोला कि भाई प्लांट ये सारी चीजें देखता है, तो स्वॉन ने बोला कि भाई एनिमल भी कोई अलग चीज नहीं है, हम भी सेल से ही बने हैं। सो ऑल एनिमल्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल, और ह्यूमन एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ह्यूमन कोई अलग चीज नहीं है, एनिमल्स के अंदर ही काउंट होंगे सारे ह्यूमंस। ठीक है, तुमको कोई अगर बोल देता है ये जानवर है क्या, तो उसको बोलते हैं हाँ तू भी है। ठीक है, सो डोंट टॉक नॉनसेंस। ठीक, तुम भी हो, मैं भी हूँ, सभी जितने ह्यूमंस है, वी ऑल आर इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, सो ह्यूमन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। सो Swan said that all the animals are composed of animal cell. सिंपल चीज। अब स्किडन और स्वॉन की अगर मैं साथ में बात करूं, तो इन्होंने साथ में क्या बोला कि द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। बिना सेल के कोई भी बैठा नहीं है, सभी चीजें सेल से बनी है। एवरीथिंग इज फॉर्म्ड ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई प्लांट भी लिविंग है, एनिमल भी लिविंग है, तो जितने लिविंग हैं सभी किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सिंपल सिंपल चीजें। स्किडन स्वॉन ने अपनी थ्योरी में क्या बोला? इन योर सेल थ्योरी दे सेड कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके आगे कुछ भी नहीं है। सेल के बगैर यू कांट इमेजिन अ स्ट्रक्चर टू बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास रुडोल्फ विर्कोव। विर्कोव ने क्या चीज बोली? इन 1855 विर्कोव said that first explained that cell divides and new cells are formed from pre-existing cell। बात समझना अब क्या बोला गया। स्किडन एंड स्वॉन की थ्योरी ने ये तो बोल दिया कि भाई हर चीज सेल से बनी है, एवरी ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ सेल। हमें बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया स्किडन अंकल, स्वॉन अंकल, आपने हमारी इतनी बड़ी दिक्कत कंप्लीट कर दी, बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आ गया कि जो भी ऑर्गेनिज्म है इज फॉर्म्ड ऑफ सेल। ठीक है, पर अब बात ये आती है कि ये सेल कहां से आई। अब एक क्वेश्चन, सेल कहां से आई, इस पे तो कोई बताओ। Where does that cell comes from? तो सेल कहां से आई, उसका जवाब कौन देने आए? विर्कोव। विर्कोव ने ये चीज बोली कि सेल कोई कहीं से उड़ती भी नहीं आई है। सेल जो है तुम्हारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। क्या मतलब है समझना कि ये आपकी एक सेल है, और भाई ये दो बार हो जाता है तो ये तुम्हारी एक सेल है। अब ये एक सेल ही क्या होगी बेटा जी, ये जो आपकी पुरानी सेल है, ठीक है, ये आपकी पुरानी सेल है। अब पुरानी सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। दो पार्ट्स में डिवाइड हुई तो मेरे पास कितनी सेल बन गई? मेरे पास दो और सेल बन गई। आई गॉट टू सेल। दीज टू सेल्स विल अगेन डिवाइड। नाउ आई गेट फोर सेल। चार सेल बन गई मेरे पास। तो ऐसे ही एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, ऐसा कंटिन्यू इट विल बी कीप ऑन रिपीटिंग। ठीक है, सो अगर मैं बोल रही हूं, और ये सेल जो होगी ये नई सेल है, दिस इज न्यू सेल, दिस इज द प्रीवियस सेल, पुरानी सेल, तो इसको हम कह देते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। प्री एग्जिस्टिंग सेल पहले से थी बेटा जी, कहीं से नहीं आई। ठीक है, और नई कहां से आई? पहले वाली को हमने तोड़ दिया। ठीक है, मैंने तुमको एक ईंट दी, मैंने तुमको बोला कि भाई मेरे को है ना इसका दो, एक का दो करके दे दे, तो तुम क्या करोगे? उसको बीच से तोड़ दोगे कि ठीक है मैम, आपने आज्ञाकारी बच्चे हो ना तुम लोग, तो तुम लोग क्या करोगे? उसको बीच से ब्रेक कर दोगे कि मैम लो, आपने दो मांगी थी, हम दो सेल लेके आ गए, दो ईंट लेके आ गए। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार ये दो के भी मुझे चार बना दो, तुम क्या करोगे? एक पीस को तोड़ा, एक पीस को तोड़ा, इक्वल पोर्शंस में तुमने उनको तोड़ दिया, और उसके बाद तुम लेके आ गए, ये लो मैम चार बन गई। ठीक है, सो यही चीज यहां भी हुई। That same brick is your cell, और सेल टूटा, सेल ने तोड़ के अपना दो नया सेल बनाया, वो दूसरा सेल फिर टूटा, उसने दो और नया सेल बनाया, पहला सेल फिर टूटा, उसने और नए सेल बनाए। सो सेल कीप्स ऑन फॉर्मिंग, सेल रुका नहीं, सेल साइकिल रुकी नहीं, कंटिन्यूअसली बनती जाएगी। सो एवरी सेल इज फॉर्म्ड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहली वाली सेल से बनी। ठीक है, अब लैंग्वेज का तो अंतर है। लैंग्वेज का क्या अंतर आ गया कि इन्होंने एक शब्द बोला, क्या लाइन बोली, देखो लाइन बोली, ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, और इस पे बनता है क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला क्या बोलता है बेटा कि एवरी, यही बात बोलता है कि एवरी न्यू सेल इज फॉर्म्ड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसी चीज को ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला के थ्रू बोला गया है।
कुछ भी अलग, भाषा अलग कर दो, मतलब सेम है, नथिंग न्यू। ठीक है, चल अगला बढ़ते हैं। तो सेल थ्योरी से हमको क्या पता लगा, देख लो कि ऑल लिविंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल। पहली चीज तो हमको स्किडेंस कौन से ये चीज पता लगी गई है कि भाई सारे लोग सेल से बने हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग व्हाट वी गॉट टू नो इज कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी नई सेल बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है, कुछ भी उनके अंदर नया कहीं से भी उड़ता उड़ता चीज नहीं आ रहा है। एवरी न्यू सेल इज फॉर्म्ड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल से नई सेल बनेगी। नेक्स्ट व्हाट वी सी इज कि एक बार इसका पहले अपन एक वो देख लेते हैं थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ऐसा ना टेब्यूलर फॉर्म में पीपल लर्न क्विकली, है ना। तो एक टेब्यूलर फॉर्म में आप लोगों के लिए गिवन है ये सारा बेटा, जितना पीडीएफ कंटेंट है ये आपको सारा मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोगों को मिल जाएगा कंटेंट। बाकी आपको गिवन डिटेल्स पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जितनी डिटेल्स है खुद निकालो ना यार, सारा पढ़ लो, फ्री कंटेंट है तो उसको यूज करना सीखो, ठीक है। जितना भी तुमको कंटेंट मिल रहा है जस्ट यू हैव टू यूज इट, और उसको यूज करने के लिए तुम क्या करो, खोलो भाई नीचे लिंक पे जाओ, लिंक पे जाने के बाद तुमको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, चलो भाई टेलीग्राम पे चलते हैं, तुमको मिलेगा कुछ सब्सक्राइब ऑप्शन, सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो डू वट एवर यू कैन डू फ्रॉम योर एंड एंड वील प्रोवाइड वट एवर वी कैन प्रोवाइड, ठीक है। चल अगला आता है शेप, साइज एंड लाइफ स्पैन ऑफ द सेल। अब देखो हर सेल का अलग शेप होगा बेटा, सारी सेल्स का मैं सेम शेप बोल दूं इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि देखो अगर मैं बोलती हूं कि लेट से जो आरबीसी होती है ना आपकी रेड ब्लड सेल, वो ऐसा सर्क्यूलर होती है, ऐसा सर्कल ओवॉइडल कह सकते हैं इसको, ओवॉइडल होती है, ठीक है। और ये ऐसी क्यों बनाई जाती है मैम, ताकि ये आपकी, क्योंकि आपकी ना ब्लड कैपिलरीज आर वेरी थिन, बहुत पतली पतली होती है ब्लड कैपिलरीज, तो उन कैपिलरीज से आराम से निकल सके, ठीक है। तो उसके लिए वो थोड़ी सी ओवॉइडल होती है। सेकंड अगर मैं बात करती हूं आपकी नर्व सेल की, तो वो कुछ इस तरीके से होती है, दिस इज योर नर्व सेल, ये थोड़ी बड़ी बड़ी होती है नर्व सेल। अब देखो अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर देखूं तो सारी सेल सेम तरीके से नहीं बनी। स्किन की अगर मैं सेल बोलूं एपिथेलियल सेल, वो थोड़ी सी स्क्वायर होती है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहेगी या क्यूबॉइडल प्रेजेंट रहेगी। तो सारी सेल ना सेम तरीके से नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि सबका फंक्शन ही अलग है भाई, सबको अलग रास्ते से गुजरना है, तो सारे सेम क्यों दिखेंगे। हमको काम क्या करवाना है, आरबीसी से हमको क्या काम करवाना है कि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा, ये इधर उधर चीजें ट्रांसपोर्ट करेगी, इसका ये काम है। इसको पूरी बॉडी में फ्लो होना है, पूरी बॉडी में नर्व्स है, पूरी बॉडी में वो है अपनी क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स है। तो अब वो वेसल के अंदर अगर इसको फ्लो होना है, तो वेसल के अंदर फ्लो होने के लिए इसको थोड़ा सा सर्क्यूलर होना पड़ेगा, या मैं कह सकती हूँ इसको थोड़ा सा ओवॉइडल होना पड़ेगा, ताकि इजीली निकल सके, ठीक है। पर नर्व सेल को मैं सर्क्यूलर नहीं बना सकती भाई। मेरे को अगर लग रही है, या लेट्स से मेरा है ना कोई आग के ऊपर हाथ पड़ा है, पैन के ऊपर हाथ रख दिया मैंने, अब अगर मेरी नर्व सेल सर्कल होगी, तो सोच के देखो वो कितना लेट ब्रेन तक इंफॉर्मेशन देगी, और ब्रेन कितना लेट उसको रिस्पॉन्स देगा कि भाई हाथ हटा। सोच के देखो, अगर नर्व सेल को मैंने लंबा नहीं बनाया, लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल, अगर इसको मैंने लॉन्गेस्ट नहीं बनाया तो ये कितना लेट कर देगी मेरे को एक मैसेज इधर से इधर पहुंचाने में। वी कैंट अफोर्ड दैट मच, हम इतना लेट लतीफ चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐसा अलग अलग सेल को हमने अलग अलग शेप दे दिया, अलग अलग सेल have different shapes. This what all we required. So cell differ greatly in size, shape and activities in lifespan. अभी मैंने क्या बताया, लाइफ स्पैन क्यों आ गया, क्योंकि आरबीसी जो थी उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो वो बाकी सेल्स से कम जिएगी, है ना, जल्दी जल्दी मरेगी, जल्दी जल्दी नहीं बनेगी, ठीक है। नाउ यू नो कि अब जो नई सेल बन रही है वो किससे बन रही है, विद द हेल्प ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो चीजों को लिंक करना शुरू कर दो, पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि पैरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा सा आइसोडायमेट्रिक ओवल शेप होती है, ये हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे, तो एनाटॉमी में ये सब चीजें आएगी, तो उससे तुमको और क्लैरिफिकेशन आएगा। गार्ड सेल एक टाइप की सेल होती है जो प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। स्टोमेटा जो ओपन पोर होता है और क्लोज होता है, उसको गार्ड करने के लिए गार्ड सेल्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। गार्ड सेल्स हम लोग पढ़ेंगे ही। गार्ड सेल्स की अगर आप शेप देखो तो मैं ऐसी नहीं रख सकती
नर्व सेल जैसी गार्ड सेल रख दो मैम, करा दो फिर काम, सही हो जाएगा, ले लेगा प्लांट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ, तो काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर सेल की अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है, एंड दिस इज व्हाट यू आर गिवन इन एनसीईआरटी। इट इज द सेम पिक्चर व्हाट्स गिवन इन योर एनसीईआरटी। आरबीसी की अगर मैं बात करूं, अरे भाई मैं रेड उस पे चला दी, आरबीसी की अगर मैं बात करती हूँ तो आरबीसी जो होगी आपकी थोड़ी सी सर्क्यूलर होती है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल, एपिथेलियल क्या होती है बेटा, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्टिव होती है। ओवम सेल, फीमेल गेमीट, ठीक है, ओवम सेल जो होती है फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमीट, वो इस तरीके से दिखती है। मसल सेल, ये बोन सेल। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। स्पर्म सेल, मेल गेमीट, फीमेल गेमीट, ये हम रिप्रोडक्शन में कंप्लीट करेंगे ही। चलिए अब यहां आते हैं, क्या बोलता है ये देखिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट। ह्यूमन आरबीसीज आर सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ओके। न्यूरॉन्स हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है ये कुछ डेंड्राइट्स जिनको हम बोलते हैं, आप लोगों ने 9th और 10th में ये चीज पढ़ी है, ठीक है। Projections and long axons to conduct the nerve impulse, एक जगह से दूसरी जगह में कोई नर्व एक मैसेज लेके जाना है, मुझे उसको लॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है, आई हैव टू मेक दैट वेरी लॉन्ग। तो लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो होती है नर्व सेल, और जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है आपकी पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लेट मी राइट दिस, योर longest cell nerve cell, your smallest, not yours but in general, smallest cell is PPLO, mycoplasma pleuropneumonia like organism। ठीक है, और एक पॉइंट और कि लॉन्गेस्ट हो गया अ लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये 3 आप लोगों को याद करनी है, ठीक है। अब बात ये आती है बेटा कि कंफ्यूजन, एक पहला कंफ्यूजन का कारण कि मैम एनसीईआरटीज के अंदर ना एक चीज दी हुई है एक्स्ट्रा, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा के अंदर 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर एक रेंज दे रखी है। अब इसमें से सही कौन सी है, 0.1 माइक्रोमीटर है या 0.3 माइक्रोमीटर है? देखो एक रेंज जब भी बात हो जाती है ना, तो रेंज में कंफ्यूज मत होना कि मैम अगर दोनों एग्जाम में आ गए तो हम किस पे टिक करें, ये बहुत रेयर होता है बच्चे, बहुत रेयर होता है। और अगर ऐसा हो जाता है कि भाई दोनों एग्जाम में आ गए, दोनों पे टिक नहीं लगा सकते, तो तुम किसी भी एक पे लगाओगे वो तुम्हारा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है नीट के पेपर में, इफ अगर वो माइकोप्लाज्मा की लेंथ पूछता है तो आप 0.1 माइक्रोमीटर इज करेक्ट, 0.3 माइक्रोमीटर इज ऑल्सो करेक्ट, इट्स अ रेंज, ठीक है। तो 1 पे भी करोगे तो भी सही है, 3 पे करोगे तो भी सही है, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ डायग्राम के नीचे एनसीईआरटीज के अंदर 0.1 दिया हुआ है, कंटेंट के अंदर 0.3 दिया हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। बहुत सारे 13 के बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी ने ऐसी बात कर दी, अब क्या करें? ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, इजी रहो। चलो अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेल को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। डिफरेंस प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या क्या आ जाता है? प्रोकैरियोट पहले तो नाम ही बताता है, प्रोकैरियोट, यहां लिख देते हैं यू। अब देखो प्रोकैरियोट की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रो मतलब आजकल तो मैम प्रो तो तुम लोग तो जेनजी तो सारे प्रो वो होंगे ना कि जो अच्छा खेल जाए वीडियो गेम्स के अंदर, जो बेस्ट, तुम लोग बेस्ट को प्रो बोलते हो, पर साइंस नहीं बोलती, ठीक है। साइंस प्रिमिटिव को प्रो बोलती है, तो प्रो मतलब प्रिमिटिव,
प्रिमिटिव और ओल्ड। पुराने को बोल रहे हैं बेटा अपन, ठीक है। और क्या चीज पुरानी है? कैरियोट। कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। तो पुराना न्यूक्लियस, ये ऐसी सेल है जिसका बहुत पुराना न्यूक्लियस है, विंटेज न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सेल बनाती हूँ, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आर बैक्टीरियल सेल, हमारी बैक्टीरिया सेल का ना बहुत पुराने टाइप का न्यूक्लियस है। तो पुराने टाइप का न्यूक्लियस से मतलब क्या है आपका? पुराने टाइप का न्यूक्लियस यानी कि इस न्यूक्लियस के बाहर ना कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, सिंपल। कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों नहीं है? अब तुम सोच के देखो कि तुम्हारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर क्रेनियम ही नहीं है, कैसे काम करेगा? ब्रेन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जो होनी थी वो है ही नहीं। एक बार में अगर किसी ने मारा पीटा, खत्म, ब्रेन खत्म, तुम्हारी लाइफ खत्म, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में यही चीज होती है बेटा जी, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इतना धागे की तरह बस टंगा रहता है जेनेटिक मटेरियल की मैं हूं, ठीक है, मैं प्रेजेंट हूं, पर मेरे पास बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ यूकैरियोट की, तो यू मतलब होता है ट्रू, एकदम परफेक्ट, चकाचक, नए जमाने का, न्यू। और कैरियोट अगेन मींस न्यूक्लियस। तो मस्त नया न्यूक्लियस है, नया एज एन अभी बना है नहीं, नया मतलब कि इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जाम्पल योर ह्यूमन सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के ही बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक एडिशनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी बेटा जी, बहुत पतली होती है। और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहनी इसीलिए जरूरी है कि भाई प्लांट की सेल और एनिमल की सेल मरनी नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन दो उसको। तो ये नई न्यूली फॉर्म्ड सेल है। प्रोकैरियोट बहुत टाइम से चलती आ रही है, तो इसमें कुछ ज्यादा वेरिएशन है भी नहीं, ठीक है। दिस इज वेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मस्त प्रेजेंट है। मैं अगर प्रोकैरियोट की बात करूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता जाता है, नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। चलिए, तो आज हम प्रोकैरियोट को ही डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल को ही डिस्कस करेंगे और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उस पे बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का ना बहुत आसान स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अब न्यूक्लियस वगैरह तो है, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो काफी हद तक ऑर्गेनेल्स इसके अंदर ज्यादा होते नहीं है, ठीक है। तो बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर है। चलिए बनाते हैं। बनाना आप लोग मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं, और मैं तो कहती हूँ साथ साथ ही बनाइए, ताकि आप लोगों के भी, आपका टाइम भी बचेगा और प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है। सारे बच्चे जल्द से जल्द बना लें, बना लो जल्दी जल्दी, ठीक है। देन वील स्टार्ट लेबलिंग। कुछ इस तरीके की दिखती है आपकी नहीं मैम, हम थोड़ा ना बैक्टीरिया है। हाँ, तुम्हारी नहीं दिखती भाई। बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, कुछ इस तरीके की बैक्टीरियल सेल दिखती है। चलो लेट्स स्टार्ट मार्किंग।
अब पहला चीज क्या होता है इसके अंदर, आउटर मोस्ट लेयर से बेटा अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट प्राइमर आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइको शब्द आ गया है, ग्लाइको मतलब हो जाता है शुगर। जहां कभी भी ग्लाइको वर्ड का ज्यादा यूज हो ना, ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको शुगर, ग्लाइको लिपिड्स, तो ग्लाइको मतलब होता है शुगर कंटेंट, ग्लूकोज कंटेंट, और उसके साथ कोई ना कोई चीज मिल रहा है, ठीक है। तो ग्लाइकोकेलिक्स इज योर आउटर मोस्ट, सबसे बाहर प्रेजेंट है। देखो ये जो येलो कलर में है ये ग्लाइकोकेलिक्स है, तो ये सबसे बाहर है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट। अब सबसे बाहर वाली चीज होगी तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट और स्ट्रक्चर लिख दूं ज्यादा बेटर रहेगा, स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, भाई ढांचा वही बनाएगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए हमको, ठीक है। थर्ड फंक्शन इज, मतलब करना क्या है इसने, प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्टिव। तो इट इज ग्लाइकोकेलिक्स इज द आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड इट इज प्रोटेक्टिव लेयर। अब होता क्या है बेटा, ग्लाइकोकेलिक्स है ना, दूसरा एक काम ये करती है, डिटेक्शन ऑफ सेल। डिटेक्शन ऑफ सेल मतलब कि तुम्हारी बॉडी की जितनी भी सेल है, ठीक है, तुम्हारी बॉडी की जितनी सेल है उनके ऊपर एक शुगर लेयर कोटेड रहेगी, और वो शुगर लेयर जो कोटेड रहेगी वो इसीलिए प्रेजेंट रहती है ताकि है ना हमारी सेल के अंदर सब, मतलब जैसे WBC हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो वो पहचान सके कि हाँ ये अपना आदमी है, ये अपना आदमी है, ये अपना आदमी है। तो जितनी भी सेल है वो अपनी ही है, जितनी भी सेल है वो अपनी ही है, ठीक है। पर बाहर से कोई आएगा अलग लेयर लेके, ये हर, मैं क्या कह रही हूँ, हर सेल के ऊपर एक लेयर है, तो हर सेल के ऊपर अगर लेयर है तो मेरी वाली लेयर मान लो अगर येलो कलर की है, बाहर से मेरी बॉडी में कोई एंटर करता है ब्लू कलर की सेल लेके, तो ऑटोमेटिकली मेरा इम्यून सिस्टम पहचान जाएगा ये डेंजर है, इसको खत्म करना है, ठीक है। तो वो चले जाएगा उसके पास पूरे हथियार लेके और खत्म, नष्ट करके आएगा उसको कि ये अपना आदमी था ही नहीं, ये अपना आदमी है ही नहीं, इसको मारो, ठीक। पर अगर मैं बात करती हूं कि जैसे बैक्टीरिया हो जाता है, बैक्टीरिया कई बार क्या करता है ना कि बैक्टीरिया या ऐसा कुछ छोटे छोटे वायरस जो होते हैं ये अपने ऊपर एक लेयर बना के रखते हैं, ठीक है। और वो लेयर ये क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली ह्यूमन के अंदर कौन सी बाहर की आउटर मोस्ट शुगर की लेयर है, वैसी सी लेयर अपने ऊपर भी बना लेते हैं, वैसी सी लेयर, वही लेयर नहीं, वैसी सी लेयर। लेट्स से अगर मेरे ऊपर ब्लू कलर, मेरी जितनी बॉडी बनी है, मेरी हर सेल के ऊपर एक येलो कलर की लेयर है, तो ये अपने ऊपर भी एक येलो कलर की लेयर बना लेगा, और वो येलो कलर की लेयर से दिक्कत क्या होगी कि मेरा इम्यून सिस्टम पहचान ही नहीं पाएगा कि ये दूसरी सेल थी और बैक्टीरिया अंदर आ गया, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ गया और मेरा इम्यून सिस्टम उसको पहचान ही नहीं पाया, भोला बेचारा, उसने सोचा कि यार ये अपना ही आदमी है और उसको एंट्री दे दी, मेरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ गया, इसीलिए तो दिक्कतें होती है, समझ रहे हो। तो ये जो लेयर होती है ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर, या आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर ही रही है, उसके साथ ही साथ ये सेल डिटेक्शन में काम आती है, ठीक है। सेल इससे डिटेक्ट कर पाता है क्या ये हमारी सेल है या ये नहीं है। भाई कहां से आए हो तुम, ये तो बताओ, नाम पता है ना। चलो इसके अंदर आती है, ये जो व्हाइट कलर से मैंने मार्क करी है ये होती है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल सारे ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरीके की होती है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की आपकी सेल वॉल रहती है, बैक्टीरियल सेल वॉल। सेल वॉल के आगे हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे क्योंकि सारी ऑर्गेनल्स आनी है, तो यूकैरियोटिक सेल में तुम इन सबको डिस्कस करोगे, ठीक है। तो इजी इजी रहो, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग की तरफ पढ़ो। चलो अगला आता है ये जो पिंक कलर से मार्क किया है, जो पिंक कलर से मार्क किया है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, सेम ही नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। काम क्या है, अगेन प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अब देखो तुम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखोगे ना, इसमें ना बीच में मैंने एक इनफोल्डिंग बनाई है। पेन फिसल गया था क्या मैम आपका? नहीं,
ठीक है, पेन वैन कुछ नहीं फिसला। ये एक इनफोल्डिंग रहती है, इस इनफोल्डिंग को हम कहते हैं मीसोसोम। यहां पे मार्क करती हूं ताकि तुमको दिख भी जाएगा। इस फोल्डिंग को हम कहते हैं मीसोसोम। मीसोसोम is the infolding of plasma membrane. इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ बेटा जी फोल्डेड है, एक बेंड है, इनवर्ड्स बेंडिंग है एक, ठीक है। ये काम क्या आती है? इट हेल्प्स इन कटिंग द सेल, और मैं कह सकती हूं डिविजन ऑफ सेल, हेल्प्स इन डिविजन ऑफ सेल। कैसा डिविजन ऑफ सेल देखना, लेट मी टेक वन मोर पेज। ये देखो, यहां से समझो, ये तुम्हारी सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बाद बनाया तुमने ये अंदर इन्वेजिनेशन के साथ सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है बेटा, ये जो इसका मीसोसोम वाला एरिया है ना, ये मीसोसोम अंदर की तरफ प्रोट्रूड करता जाएगा। तो तुम सोच के देखो, ये जो तुम्हारी यहाँ है, ये अंदर की तरफ बेंड होता जाए, अंदर की तरफ बेंड होता जाए, यानी ये इस तरीके से ऐसे बन जाए। तो धीरे धीरे तुम ये देखोगे कि ये जब पूरा अंदर बाहर अंदर इस तरीके से हो जाएगा, तो एक सेल से दो सेल बना देगा। तो इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। भाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है, बहुत जल्दी डिवाइड होता है, तो उस डिवीजन में उसको हेल्प करने के लिए कौन काम आएगा बच्चे? डिवीजन में हेल्प करने के लिए काम आता है उसको मीसोसोम। मीसोसोम हेल्प्स इन डिवाइडिंग, तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो मीसोसोम हेल्प्स इन डिवाइडिंग द सेल, और किसकी सेल है? बैक्टीरिया की सेल है। तो मीसोसोम हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ सेल। नेक्स्ट, अब ये मीसोसोम के पास, अरे भाई रुको, नेक्स्ट मीसोसोम पे मैंने ना एक ऐसा हुक, मीसोसोम इज लाइक हुक, ठीक है। उस हुक के ऊपर एक छोटा सा धागा टांग दिया तुमने। उस धागे का नाम क्या है? दिस धागा इज योर जेनेटिक मटीरियल। दिस धागा इज जेनेटिक मटीरियल। डीएनए, आरएनए यही होंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, आप लोग देखोगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया के पापा मम्मा, है ना। बैक्टीरिया भी जो है आगे किसी ना किसी से बना है, तो बैक्टीरिया के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है जो उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके आएगा कि भाई बैक्टीरिया दिखना कैसा चाहिए। सो ऑल दैट थिंग्स व्हाट बैक्टीरिया इज कैरिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन इज दिस जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल ऐसा ना हुक में, क्योंकि मीसोसोम इज लाइक अ हुक, और उस हुक पे टंगा रहता है, ठीक है। तो मीसोसोम पे इस तरीके से टंगा हुआ रहता है, मस्त थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा, ठीक है। ओके, चलो अगली बात करते हैं कि अब ये धागा तो हमने समझ लिया, इट इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, हो गया हमारा। अगला मार्क करते हैं, ये अंदर आ जाओ। जो मैंने बहुत सारे डॉट्स बनाए, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेटा काम क्या आते हैं? राइबोसोम आपका प्रोटीन फैक्ट्री है, तो हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बना रहा है बच्चे, ठीक है। प्रोटीन बनाएगा क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री है ये, यहीं पे प्रोटीन बनता है सबसे ज्यादा, और यही राइबोसोम्स हैं। अब मैं अगर बोलूं स्पेसिफिकली यहाँ प्रोकैरियोट में कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ रहते हैं 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम क्या होता है मैम? देखिए 70S राइबोसोम क्या होता है, उसकी भी कहानी समझ लो। S होता है बेटा अपना सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, 70S 80S। S is your sedimentary coefficient. सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट मतलब, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो S है ना, ये आपने क्या करवाया, व्हाट यू डिड वाज कि एक सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है, इट इज जस्ट लाइक योर वॉशिंग मशीन।
कभी वॉशिंग मशीन पे चलते हुए प्रोसेस देखना, करता क्या है वो, दर 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 गोल गोल घूमता है ना, और इतना तेज घूमता है कि उसके ऊपर जितना भी झाग वाला एरिया होता है ना, फ्रॉथ जिसको हम कहते हैं, फ्रॉथ पूरा ऊपर की तरफ जम जाता है, और नीचे जो रह जाता है वो तो होता है उसका भारी कंपार्टमेंट। जो भारी कंपार्टमेंट है वो नीचे की तरफ बच जाता है, कपड़े तुम्हारे नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, फ्रॉथ जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो दैट इज वॉशिंग मशीन। सेम टू वॉशिंग मशीन इज योर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने एक मशीन है, उसमें जोर से तुमने क्या चीज घुमा दी, जोर से तुमने राइबोसोम्स घुमा दिए, ठीक है। अब राइबोसोम्स घुमा दिए तो उसकी है ना यूनिट बनी हुई है। कैसी यूनिट बनी हुई है, इसकी कैसी यूनिट है, ये मान लो 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 50, 60, 70 एंड 80, और ऐसे ही करते करते 90 एंड 100, ठीक है। ये ऐसा तुम्हारा वॉशिंग मशीन, ये ऐसा तुम्हारा एक सेंट्रीफ्यूगेशन वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें तुम लेके आए बहुत सारे राइबोसोम्स, और व्हाट यू डिड वाज कि आपने वो मशीन चला दी, इसमें बहुत सारे राइबोसोम तुम भर के ले आए और तुमने खटाखट वो मशीन चला दिया। वो इतनी तेजी से चलेगी कि कुछ राइबोसोम्स ऐसे होंगे जो यहाँ 70 पे आके सेटल हो जाएंगे, कुछ राइबोसोम्स ऐसे होंगे जो 80 पे आके सेटल हो जाएंगे। तो सेडिमेंट्री कोफिशिएंट यानी जो ठहर गया, सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो बैठ गया नीचे, ठीक है। सो 70 पे अगर आके रह गया तो इसको हम बोलेंगे 70S। S मतलब योर सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। सेडिमेंट्री कोफिशिएंट मतलब वहां आके ठहर गया, ऐसा तो नहीं है ना कंटिन्यू चलता ही रहेगा, कहीं ना कहीं तो आके इट हैज टू स्टॉप। तो वो कहाँ रुकेगा, वो 70 पे रुकेगा। कई राइबोसोम्स ऐसे होंगे जो थोड़े से हल्के होंगे, वो 80 पे जाके रुकेंगे, एक लेवल ऊपर। हल्की चीज ऊपर जाती है बच्चे, भारी चीज नीचे की तरफ आएगी, तो भारी चीज जो होगी वो नीचे बैठती चली जाएगी, हल्की चीज ऊपर, फ्रॉथ जो है वो उड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हल्की चीज जो होगी वो ऊपर की तरफ, तो कुछ होंगे जो 80 पे आके रुकेंगे, तो इनको हम कहते हैं 80S। तो 80S अगेन सेम, 80S जो होता है हमको यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। 80S राइबोसोम्स जो होते हैं, these we found in यूकैरियोटिक सेल। और 70S जो राइबोसोम्स होते हैं ये हमको मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और अभी क्योंकि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया इज आर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो यहाँ जो राइबोसोम्स होंगे वो कौन से होंगे, आपके 70S राइबोसोम्स, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये तो हो गए राइबोसोम्स। अभी सर्कल क्या बनाया है, ये सर्कल होते हैं आपके गैस वैक्यूल्स। ये होते हैं गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं बच्चे, गैस वैक्यूल्स आर फॉर बायंसी, दीज हेल्प्स इन बायंसी, प्रोवाइड बायंसी। बायंसी मतलब उड़ते रखने का, हवा में रखने का, बैठने नहीं देना। भाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तुम देखोगे ना हर जगह प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। कोई भी चीज को टच कर लो तो उस पे बोलते हैं कि अरे यार इट स्टिंक्स, डोंट टच दिस, बिकॉज इट कैन कंटेन बैक्टीरिया, इट मे कंटेन बैक्टीरिया। तो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म, इट कैन एग्जिस्ट एनीवेयर। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है मैं कैसे रहूंगा, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है मैं कैसे रहूंगा, इट कैन एग्जिस्ट एवरीवेयर, ठीक है। बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बच्चे ना एक्सट्रीम गर्मी से एक्सट्रीम ठंड तक रह सकता है, इसीलिए ये प्रोकैरियोट में अभी तक जिंदा है। सोच के देखो प्रोकैरियोटिक सेल कितनी पुरानी है और बैक्टीरिया अभी तक चल रहा है, कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर खास बात। और खास बात क्या है कि इसकी जो सेल होती है ना, बैक्टीरियल सेल, ये इतनी प्रो होती है, इतनी देखा, हाँ प्रो,
प्रिमिटिव, चलो हम उससे कंटेक्स्ट रिलेट कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा एडेप्टिव होती है कि ये तब से लेके आज तक चल रही है। बैक्टीरिया को देख के मुझे ऐसा लगता है ओल्ड इज गोल्ड, सही बात है ना, ओल्ड इज गोल्ड। हम ऐसा तो चलो गाने वाने में सुन लेते हैं ओल्ड इज गोल्ड, या ऐसा कभी तुमने सुना ही होगा कोई मूवीज के लेके, पर बैक्टीरिया इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ओल्ड इज गोल्ड, है ना। इतना पुराना आदमी है, आज तक चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। तो सोच के देखो कि यार इसने कितना सहा है, इसने अगले बंदे ने, गर्मी भी एक्सट्रीम, ठंड भी एक्सट्रीम, मस्त चिल है ये, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लाओ, ही इज प्रो नाउ। ठीक, अगला आता है बेटा जी आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, ये जो मैंने एक वेव टाइप स्ट्रक्चर बनाया ना, इसको हम कहते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला इज फॉर योर लोकोमोशन। फ्लैजेला आपका लोकोमोशन में हेल्प कराता है, मूवमेंट में हेल्प कराता है। भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कोई तो हो ना जो उसको लेके जा सके। तुम्हारे पैर हैं, अब बैक्टीरिया में ठहरा बेचारा पुराना आदमी, इसके पैर है नहीं, इसके टाइम पे पैर बने नहीं थे, तो ये कैसे जाता है आगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजेला। तो दिस फ्लैजेला मूव्स एंड हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक, नेक्स्ट व्हाट कम्स इज, ये एक स्ट्रक्चर मैम हमने अंदर बना दिया बहुत सारा, लगता है हमने राइबोसोम इकट्ठे करके बना दिए, नहीं, ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं इनकल्शंस। इनकल्शंस और इनकल्सिव बॉडीज। इनकल्सिव बॉडीज सेम इंसान का है, ठीक है, ये सेम ही है। इनकल्सिव बॉडीज क्या काम करती है बेटा? रिजर्व्ड फूड मटेरियल है। दीज आर द रिजर्व्ड फूड मटेरियल। भाई बैक्टीरिया को अगर कल को भूख लग गई, खाना बना, तो खाना ही स्टोर करके रखेगा। तो कैसे स्टोर करके रखेगा? दिस इज रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व्ड फूड मटेरियल फॉर बैक्टीरिया, और इसको हम कहते हैं इनकल्शंस या इनकल्सिव बॉडीज, दोनों इसी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो मैंने बनाया है, ये कुछ छोटा कुछ बड़े, इनको हम बोलते हैं अटैचमेंट या सबस्ट्रेट। अटैचमेंट के सबस्ट्रेट होते हैं बेटा। ये क्या काम आते हैं? ये अटैच होने के काम आते हैं कि अगर बैक्टीरिया कहीं बैठा है तो उसको ऑब्वियसली बात है अटैचमेंट चाहिए। कोई भी सबस्ट्रेट पे बैठा हो तो इट हैज टू बी अधेसिव, उसको अटैचमेंट की जरूरत रहेगी। तो उसके लिए इसके पास ये दो अटैचमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये दो अटैचमेंट्स कैसे रहते हैं? ये दो अटैचमेंट्स कैसे रहते हैं? ये ऐसे रहता है कि दिस इज फीमब्री, and this is पाइलस। अब पाइलस और फीमब्री में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का फंक्शन इज सेम, बस डिफरेंस क्या है कि ये दिखते अलग हैं। फीमब्री जो होती है वो थोड़ी सी स्मॉलर इन साइज है, और पाइलस जो है वो लार्जर इन साइज है। ये स्मॉलर इन साइज है, ये लार्जर इन साइज है, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। बाकी फंक्शन दोनों का सेम है बेटा जी। फंक्शन दोनों हेल्प्स इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट। अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट मतलब जो भी सरफेस लेवल है उस पे स्टिक करने का काम कौन करेगा? फीमब्री और पाइलस, ठीक है। सो फीमब्री और पाइलस अटैचमेंट के काम आ गए, जोड़ने के काम आ गए। फ्लैजेला जो है वो लोकोमोशन के काम आ गया, और बाकी सारी चीजों को हमने देखी, ठीक। अब बात ये आती है कि एक वर्ड आप लोगों के आएगा, खैर मैं सोच रही हूँ जब आएगा तभी समझा देंगे, पर अभी समझ लो, चलो काम ही आएगा। एक चीज होती है बेटा कि ये जो मीसोसोम होता है ना, कई बार इसके अंदर कलरिंग या इसके अंदर एक पिगमेंट फिल्ड रहता है। अगर मैं बात करूं ये मीसोसोम की, इसके अंदर ना पिगमेंट फिल्ड रहता है कई बार, और ये पिगमेंट सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के अंदर ही फिल्ड रहता है, सारे बैक्टीरियाज में नहीं मिलेगा तुमको ये, ठीक है। इट्स नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि सारे ही बैक्टीरिया में मैम ये मीसोसोम फिल्ड रहता है क्या, नहीं। ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर फिल्ड रहता है, एंड दिस फिलिंग, ये जो फिलिंग होती है इसको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर।
तो क्रोमेटोफोर क्या होता है, वो फिलिंग है, कुछ जो मीसोसोम है उसके अंदर की फिलिंग, और ये यूजुअली आपके जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं लाइक योर ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ये साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। काम क्या है इसका, फोटोसिंथेसिस का काम है, सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, खाना बनाना है, सनलाइट एब्जॉर्ब चाहिए, ठीक है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन, क्रोमेटोफोर, मीसोसोम। तो मीसोसोम इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आई शुड से। तो मीसोसोम आप लोगों को याद करना ही है, मीसोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीसोसोम पे क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रोकैरियोटिक सेल। अब क्विक रिकैप अगर मैं दूं, जल्दी से देखना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर से मार्क करना शुरू करोगे, सबसे बाहर वाली लेयर कौन आ गई आपकी, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, सेल डिटेक्शन में भी हेल्प करती है। इसको भी या तो कहीं ना कहीं लिख लेना, helps in cell detection, Aravind. Helps in cell detection. सेल जो है उसको डिटेक्ट करने में मदद करती है। नेक्स्ट इज योर सेल वॉल। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। जितने भी हम आगे पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के अंदर इसके सेल वॉल के फंक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, योर थर्ड, इट इज अगेन प्रोटेक्टिव बट इट कम्स विद एन इनवर्ड बेंडिंग, एंड व्हाट दैट इनवर्ड बेंडिंग इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड योर मीसोसोम। मीसोसोम एक इनफोल्डिंग है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोल्ड हुआ हुआ है। ऐसा मत समझना कि एक ही मीसोसोम होता है, मीसोसोम ऐसा हो सकता है, कितने भी मीसोसोम हो सकते हैं, जैसे ये एक फोल्डिंग हो गई, ये एक फोल्डिंग हो गई, ऐसा होता है बेटा जी, ठीक है। कई बार दो फोल्डिंग्स भी आ जाती है, कई बार एक ही होती है यूजुअली, ये ऐसा भी होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डिंग्स इन इन्वेजिनेशंस और फोल्डिंग्स को इन्वेजिनेशंस बोलते हैं। थोड़ा सा अपनी लिटरेचर को भी थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो आप लोग। तो एक इन्वेजिनेशन है, एक इनफोल्डिंग है। अब वो इनफोल्डिंग या तो ट्यूबुलर फॉर्म में वो एक ट्यूब बनाए, या फिर वो इस तरीके से ऐसे फैली हुई भी रह सकती है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो सकती है, बट आपके कोर्स में ट्यूबुलर ही है, सो लेट्स स्टिक टू दैट, हम इसी को पढ़ेंगे। तो मीसोसोम एक इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, डिवीजन ऑफ सेल में काम आती है। अभी अपन ने बात करी, बीच से डिवाइड होती जाएगी, अंदर की तरफ प्रोट्रूड होती जाएगी और सेल को बीच से डिवाइड कर देगी, दैट व्हाट ऑल वी रिक्वायर। नेक्स्ट, अब ये एक हुक है, जिस हुक के ऊपर जेनेटिक मटेरियल टंगा हुआ है, ठीक, तो ये तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल कैरी करेगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, और क्या होता है, डीएनए। डीएनए इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, कम मत समझना, आगे बढ़ सकता है। बैक्टीरिया कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड इट डू रेप्लिकेट इटसेल्फ। नेक्स्ट, इनकल्शंस और इनकल्सिव बॉडीज क्या काम करती है बेटा, रिजर्व्ड फूड मटेरियल, खाने को खाना इकट्ठा किया। नेक्स्ट इज कि कहां आ गए हम, राइबोसोम 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री है तो प्रोटीन सिंथेसिस। लास्ट इज फिम्ब्री एंड पाइलस, फिम्ब्री पाइलस दोनों ही अटैचमेंट के काम आएंगे, सबस्ट्रेट से उसको चिपकाए रखने के काम आते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में भी स्पेसिफिकली अबाउट योर बैक्टीरियल सेल। हाँ, मीसोसोम में अगर पिगमेंट फिल्ड रहता है तो वो उसको क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो क्रोमेटोफोर इज पिगमेंट फिल्ड मीसोसोम। पिगमेंट फिल्ड मीसोसोम आपका क्रोमेटोफोर कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ टर्म्स, वही सारी टर्म्स है जो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझा दी है, पर थोड़ा सा हमको क्योंकि कंटेक्स्ट भी देखना पड़ेगा। सो यस, वी डू हैव टाइम, हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए तुम्हारे को समय नहीं देखना है, हाँ मैम इतना बस करो, एक लेक्चर में इतना ही नहीं। नीट की तैयारी कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कि तुम लोग केजी के स्टूडेंट्स हो कि बीच बीच में मैम रुक रहा हो, समय दो, हाँ सांस लेने का तो समय दो। स्टार्टिंग वाला वाज योर इंट्रोडक्शन, जो तुम 8, 9, 10th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। वो इसीलिए बताया जाता है ताकि, क्योंकि 11th जो है एकदम नई आ रही है, तो उसको पहले बताओ तो सही कि भाई तुम पढ़ चुके हो ये चीज, ठीक है। इट्स नथिंग न्यू व्हाट यू आर स्टडिंग अबाउट, इट्स जस्ट इन डिटेल व्हाट यू आर नाउ बीइंग स्टडी।
बस डिटेल पढ़ रहे हो तुम उस चीज की जो चीज तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इतना ज्यादा ऐसा नहीं करना कि मैम प्लीज बख्श दो मैं नहीं छोड़ती मैं नहीं छोड़ूंगी। तो 1 घंटा अभी हुआ है, पर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे इसको, थोड़ा बहुत समझेंगे आज बैक्टीरियल स्टेनिंग। ओके चलिए, सेल एनवेलप की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ 3 चीजें देखना, यहाँ 3 चीजें देखो, ग्लाइकोकेलिक, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों चीजें अगर मैं देखूं तो ये तीनों, ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर ना आपका आउटर लेयर बना रहा है, एक एनवेलप बना रहा है। एनवेलप क्या होता है बच्चे? एक आउटर स्ट्रक्चर ही होता है जिसके अंदर हम खत डाल के देते हैं, तो आउटर स्ट्रक्चर है। तो ये क्या बनाता है पूरा का पूरा आपका सेल एनवेलप। सेल एनवेलप इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग जो कि किसकी बनी है? ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मैं कहूं कि सेल एनवेलप है क्या चीज, तो सेल एनवेलप इज नथिंग, it is nothing but formed of 3 things, or when 3 things constitute together they form cell envelope। और cell envelope, चलो लिख ही लेते हैं इसको, किसका बना हुआ है? ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड योर ग्लाइकोकेलिक्स, 3 चीजों का बना हुआ है। 3 चीजों को जब साथ में नाम दोगे तो इसको सेल एनवेलप नाम दे देना, नंबर मिल जाएंगे ठीक। चलिए अब बात करते हैं ग्लाइकोकेलिक्स की। ग्लाइकोकेलिक्स सबसे पहला म्यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहेगा। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, साथ में आ गया है ये एक पॉइंट, सेल वॉल नीचे आगे भी आएगा, तो हम चाहो तो आगे मार्क कर लेना, नहीं तो इसमें भी मार्क कर सकते हो। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, ये हमने ऑलरेडी, ये बेटा सारी चीजें ना मैंने यहाँ पे मार्क करवाई है। सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, तो इट्स नथिंग व्हाट यू आर लर्निंग, इट्स जस्ट द थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट व्हाट वी आर रीडिंग, ठीक है। जल्दी से फंक्शंस देखेंगे। सेल वॉल के फंक्शन, फर्स्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, सेलेक्टिव बैरियर है। भाई हर किसी को अंदर नहीं आ सकता, कोई भी अंदर नहीं आने देगा, सेलेक्ट करेगा। और ये और ज्यादा सेलेक्टिव कब हो जाएगा? जब आपकी बात आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरा उस पे चली जाती है कि भाई हर किसी को तो नहीं आने देना, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये तो एकदम ही सेलेक्टिवली परमिएबल है, इसको तो और ज्यादा होता है कि भाई हाँ हर कोई नहीं आ सकता मेरी सेल में, कीमती सेल है बेचारी, इतना सारा अंदर स्ट्रक्चर है, तुम बिगाड़ दो तो आके। तो ये बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत पॉजेसिव है ये, तो इसीलिए हर किसी को अंदर नहीं आने देती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द इनर टू सेल एनवेलप, सबसे अंदर वाली लेयर है प्रोकैरियोट में। सेल एनवेलप की सबसे अंदर वाली लेयर है। इट फॉर्म्स अ बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल इज, परमिएबल मतलब अलाउ, ठीक है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ कुछ चीजें इट अलाउस, इट डजंट अलाउ एवरीथिंग कि हाँ भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, नो, इट डू अलाउ, बट ये कुछ कुछ चीजें अलाउ करेगी, तो इट इज सेमी परमिएबल। परमिएबल मतलब अलाउंस, सेमी मतलब सिर्फ कुछ कुछ चीजें, ठीक है। सेलेक्टिव, सेलेक्टिव हम आगे पढ़ेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। फॉस्फोलिपिड बायलेयर की है, प्रोटीन्स, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन देखो, प्रोटेक्शन में, ट्रांसपोर्ट में और स्ट्रक्चर में। कोई भी चीज अगर अंदर बाहर हो रही है सेल में तो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है कि हाँ ये चीज अंदर आई है, ये चीज बाहर गई है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोज एवरीथिंग। मेसोसोम इज द इनफोल्डिंग एक्सटेंशन, एक अंदर की तरफ फोल्डिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है। ये डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है। सेकंड, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल यानी डिवीजन ऑफ सेल के काम आएगा। डिवीजन ऑफ सेल के काम आएगा। नेक्स्ट, क्रोमेटोफोर्स, अभी बताया क्रोमेटोफोर्स लाइक इन साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ठीक है। ये अलग अलग कलर शो करते हैं। कलर कैसे शो कर रहे हैं? द अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म, क्रोमेटोफोर्स व्हिच कंटेन पिगमेंट, वही वो जो मीसोसोम की इनफोल्डिंग, उसके अंदर कई बार बेटा पिगमेंट फिल्ड रहता है और उस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर इज नथिंग बट पिगमेंट फिल्ड मीसोसोम, ठीक है। पिगमेंट फिल्ड आपका मीसोसोम रहता है। चलिए, साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड मैट्रिक्स, अभी हमने बात करी थी, साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सारी चीजें चलती रहेंगी। इनकल्शंस आर द फूड रिजर्व्स,
जो कि सारा का सारा खाना इकट्ठा करेगी फॉर बैक्टीरिया इन द साइटोप्लाज्म। गैस वैक्यूल्स और होलो सिलेंड्रिकल गैस वेसल्स, खाली है, जब खाली चीज है तो क्या काम करेगा, वो बायंसी क्रिएट करेगा, हवा में रखेगा, भाई बैठना नहीं चाहिए, बायंसी क्रिएट करेगा, ठीक है। बायंसी वर्ड होता है बेटा, कॉमन इंग्लिश का वर्ड है, उसका मतलब ऊपर की तरफ उसको हवा में रखना, ठीक है, नॉट टू मेक इट सेटल। बैठ गया तो बैक्टीरिया काम का नहीं, हवा में नहीं चल सकता, ठीक है। तो गैस वैक्यूल्स क्या काम करते हैं, उसको हवा में रखेंगे। राइबोसोम्स की अगर मैं बात करूं, आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये अपन ने देख ही लिया है। 70 राइबोसोम्स इसमें रहते हैं। S इज द सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, जहां वो ठहर जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको सेडबर्ग्स यूनिट या सेडबर्ग्स कोफिशिएंट भी बोला जाता है। सो इट्स सेम सेडिमेंट्री कोफिशिएंट को ही हम सेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। चलो, प्लाज्मिड, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लाज्मिड कई बैक्टीरियाज के अंदर दे डू कंटेन अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो इन एडिशन टू डीएनए, मेनी बैक्टीरियाज हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनेटिक। देखो इनकी सेल कैसी होगी, सेम सेल है बेटा, कुछ अलग चीज नहीं बना रही मैं। जब इसका ये डीएनए स्ट्रक्चर है, उसी सेल के अंदर ना यहाँ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर और प्रेजेंट रहता है, एक्स्ट्रा डीएनए। दिस इज एक्स्ट्रा डीएनए, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड होता है, ये क्या काम करता है कि बैक्टीरिया ना बीमारी कॉज करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया बीमारी क्यों कॉज करेगा, उनके अंदर बीमारी वाला सब्सटेंस तो लाओ कि ये अगर आ गया तो ये बीमारी कॉज करेगा। तो ये वो प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे रिकॉम्बिनेशन टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उसमें ये चीज पूरी सिखाई जाती है कि इस प्लाज्मिड को कैसे बनाया जाता है। प्लाज्मिड आप ऐसा समझो कि ये बीमारी लेके आएगा, ठीक है, ये साथ साथ आता जाएगा। तो जैसे ही बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, ये प्लाज्मिड अपना खेल दिखाना शुरू करेगा। ये प्लाज्मिड क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ बीमारी आपकी बॉडी में डाल के जाएगा, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया इन्फेक्टेड है, अगर हम बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया इज इन्फेक्शियस, तो बैक्टीरिया क्यों इन्फेक्शियस है, बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, फॉर दीज आर स्मॉलर डीएनए सेगमेंट। तो ये जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई ना कोई बीमारी के लिए, डिजीज के लिए, ठीक है। प्लाज्मिड्स कैन रेप्लिकेट एज वेल। सोच रहे हो, अब ये रेप्लिकेट भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक स्ट्रक्चर अगर है, दूसरा आपके पास एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया, ये रेप्लिकेट भी होते जाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। तो प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा डीएनए स्ट्रक्चर है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला इज मोटाइल, मूवमेंट के लिए काम आएगा। नॉन मोटाइल, एंड इफ मोटाइल इट हैज थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन। फ्लैजिला कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट प्रोवाइड कराएगा, और कुछ भी नहीं कर रहा है बेटा, सिर्फ मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा है। ये जहां जहां इसको जाना है ये लेके जाएगा। चलो, अब बैक्टीरिया स्टेनिंग की बात करते हैं कि भाई अगर मेरे पास बैक्टीरिया है तो मैम बैक्टीरिया के भी तो डिफरेंट काइंड्स हो सकते हैं। ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, पर अब बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स हम देखें कैसे, हमको कैसे पता कि बैक्टीरिया कैसा दिखता होगा। बैक्टीरिया मतलब दो तरीके के बैक्टीरियाज हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हमको ये डिफरेंशिएट करना है कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, ग्राम नेगेटिव कौन सा है, ठीक है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले ये दिमाग किसी ना किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आया है, और उनका नाम है क्रिस्टियन ग्राम। इन 1884 क्रिस्टियन ग्राम ने इसको सबसे पहले सोचा कि यार ये तो है, बैक्टीरिया तक तो हम समझ गए, प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया भी डिवाइड हो सकते हैं दो पार्ट्स में। द सेल विच रिटेन द, अब देखो भाई क्या करना है हमने, एक बार इसको पढ़ ही लेते हैं। The cells which retain the gram stain are called gram positive bacteria, and the cell which do not retain the gram stain it is called gram negative bacteria। करना क्या है तुम लोगों ने ये देखना। हम क्या करते हैं, एक what we take is एक स्लाइड लेते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर आई शुड से इन डिटेल नहीं है, पर जब तक तुम उसका मतलब नहीं जानोगे तुम ग्राम स्टेनिंग को भूल जाओगे, है ना। ऐसा होता है ना, ऊपर ऊपर से मैं नहीं पढ़ा सकती। तो यू हैव टू लर्न व्हाट इज डीप इनसाइड इट, ताकि तुमको ऊपर ऊपर का अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सो हमने
टेस्ट ट्यूब वो लिया, एक स्लाइड लिया और उस स्लाइड के ऊपर हम डालते हैं बैक्टीरिया। नाउ वी डोंट नो कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ये चीज हमको नहीं पता। हमको पता है बैक्टीरिया है, बस इतनी सी बात है। अब अगर ये बैक्टीरिया है, पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, ये पता करने के लिए हम करते हैं इस पे एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि हम वो बैक्टीरिया लेंगे, उस बैक्टीरिया को स्लाइड पे डालेंगे और उसको स्मच या मैं कह सकती हूँ उसको ऐसे स्लाइड कर देंगे ताकि वो पूरे स्लाइड पे फैल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये चेक करना है कि कहीं वो निकल ना रहा हो, भाई गिर ना जाए ना। तुम्हारा जितना भी मटेरियल है इट शुड स्टिक प्रॉपर्ली टू योर स्लाइड, कि वो फिसल ना जाए, वो निकल ना जाए, वो गिर ना जाए, तो बेकार नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब आप उसके ऊपर क्या डालते हो बेटा, एक डाई डालते हो, एक स्पेसिफिक डाई डालते हो। और कौन से कलर की डाई होती है वो, एक पर्पल कलर की डाई होती है। ये तो पर्पल कलर ही नहीं, पर्पल लेते हैं अपन। इसके ऊपर आप लेट्स से कुछ भी आपके पास बैक्टीरिया है, नाउ यू डोंट नो दिस बैक्टीरिया, तो आप इसके ऊपर ऐड कर दोगे पर्पल डाई। ठीक है, जब आप इसके ऊपर पर्पल डाई ऐड कर देते हो तो इस पर्पल डाई को हम कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल वायलेट स्टेन, या हम वायलेट स्टेन ही लिख देते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने बैक्टीरिया लगाया स्लाइड पे और अब आप उसके ऊपर वायलेट स्टेन डालोगे। ठीक है, वायलेट स्टेन डालने के बाद आप क्या करते हो, इसी सेम स्लाइड से अब ये वायलेट कलर तो निकाल देते हो और इसी सेम स्लाइड के ऊपर कुछ बैक्टीरिया होगा जो ऑब्वियसली वायलेट कलर का रहेगा, कुछ बैक्टीरिया होगा जो नहीं भी रहेगा। अब आपने इसके ऊपर क्या किया, इंस्टेंट ही पिंक कलर डाल दिया और इंडिगो, वायलेट CV, इंडिगो की स्टेनिंग कर देते हैं। थोड़ा सा पिंकिश कलर होता है। एप्लीकेशन ऑफ, यहां लिखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ वायलेट डाई, एप्लीकेशन ऑफ वायलेट स्टेन। वायलेट डाई को पहले आपने ऐड किया, आपने उसको खट से हटाया और अब आप उसके ऊपर ऐड कर रहे हो सेम ही उस पे, ठीक है, सेम कॉन्टेक्स्ट पे आप ऐड कर रहे हो एप्लीकेशन ऑफ इंडिगो डाई। थोड़ा सा पर्पल कलर, पिंक कलर का होगा, तो सेम एप्लीकेशन ऑफ इंडिगो डाई। अब अगर मैं इन दोनों को साथ में बोलती हूं तो इसका नाम हो जाएगा CVI कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट इंडिगो complex, together is called CVI complex। ये हो जाता है बेटा जी अपने पास CVI कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट इंडिगो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ वायलेट स्टेन की जगह आप लिख सकते हो क्रिस्टल वायलेट स्टेन, वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा और तुम्हारी एनसीईआरटी से थोड़ा सा रेलेवेंट रहेगा, तो तुमको याद भी रहेगा। क्रिस्टल वायलेट डाई। तो आपने सबसे पहले प्रोसेस में क्या किया, क्रिस्टल वायलेट डाई ऐड किया, उसी को हटा के आपने उसके ऊपर इंडिगो डाई ऐड कर दिया। अब कुछ बैक्टीरिया जो थे उन्होंने पर्पल कलर अपना रखा, उनको हटाया नहीं। कुछ बैक्टीरिया जो थे उन्होंने इंडिगो कलर, पिंकिश कलर ले लिया अपने ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया आपने, सेम स्लाइड को नाउ यू एडेड एल्कोहल, हम इसको कहते हैं एल्कोहल वॉश। इस प्रोसेस को बोला जाता है एल्कोहल वॉश और डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन जब हम कर देते हैं तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहेंगे बेटा जो अभी भी पिंक कलर के या पर्पल कलर के दिखेंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो पर्पल कलर के दिखेंगे, कुछ पिंक के दिखेंगे, कुछ पर्पल के दिखेंगे। डीकलराइजेशन है, ठीक है। पर पिंक वाले ना, मैं डायरेक्ट पर्पल ही बना देती हूँ, पिंक वाले हट जाएंगे, पर्पल वाले दिखेंगे आपको, पर्पल पर्पल दिखेंगे सिर्फ। ठीक है, पिंक वाले हट चुके हैं, वापस उनको व्हाइट बना दो। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर ऐड करा जाता है सेफ्रेनिन।
अगेन सेम ही टेस्ट ट्यूब चली जा रही है हमारे पास। हम अब ऐड करेंगे काउंटर स्टेन, जिसको हम कहते हैं सेफ्रिनिन। और इसको कहते हैं काउंटर स्टेनिंग। काउंटर स्टेनिंग दोबारा से हमने कलर करना है, ठीक है। तो दोबारा जब हम इस पे कलर करेंगे, सेफ्रिनिन ना पिंकिश कलर का होता है, तो आपको ऑब्जर्वेशन में हमको क्या दिखेगा कि कुछ बैक्टीरियाज है जो कि अभी भी पर्पल कलर में है, कुछ बैक्टीरियाज होंगे जो कि जिन्होंने यहाँ पे जो कलर छोड़ दिया था अब वो पिंक कलर के हो जाएंगे। भाई मेरे को डिफरेंस नहीं नजर आ रहा इसमें, पर्पल थोड़ा डाल लेती हूँ, रुक जाओ। कुछ बैक्टीरियाज होंगे, अब देखो अब डिफरेंस आ रहा होगा, कुछ बैक्टीरियाज है जो अभी भी पर्पल कलर के हैं और जो व्हाइट वाले थे ना अब वो सेफ्रिन को ले लेंगे, सेफ्रिन कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो सेफ्रिनिन डाई को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पिंकिश कलर के बन जाएंगे। सेफ्रिनिन पिंक कलर का होता है बच्चे, वो पिंकिश कलर के हो जाएंगे। तो हुआ क्या, आपने सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट डाई ली, उससे डाई करवाया, फिर आपने उसको हटा दिया, इंडिगो लिया, इंडिगो से डाई करवाया, फिर उसके बाद उसको हटा दिया, फिर एल्कोहल वॉश कर दिया, एल्कोहल वॉश यानी आप उसको डीकलराइज कर दिया, फिर आप क्या करते हो उस पे सेफ्रिनिन ऐड कर देते हो, ठीक। तो जब आपने एल्कोहल वॉश किया तो कुछ कुछ बैक्टीरिया थे जो पर्पल कलर दिखा रहे हैं, ये जो कुछ पर्पल कलर वाले बैक्टीरिया थे हम इनको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होगा बच्चे जो दिख रहा है, जो आपको ऑब्जर्व मतलब जितना हमने काम किया उसमें विजिबल है। आई होप ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिख ही रहा होगा, मतलब मुझे तो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं अगर ना दिखे तो मैं बोले जा रही हूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो जो डार्कली पर्पल स्टेन्ड है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और जिसने कलर छोड़ दिया, जैसे ही हमने अल्कोहल वॉश किया उसने कलर छोड़ दिया, और जब हमने सेफ्रिनिन डाला तो वापस पिंक कलर का हो गया, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या है बेटा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ना, इसकी लेयर कुछ इस तरीके से बनी होती है, ब्लू वाले से बना रही हूं मैं, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है ना पेप्टिडोग्लाइकन की, वो बहुत मोटी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो बहुत ज्यादा थिक यानी बहुत मोटी होती है, ऐसा बना लो, थोड़ी बड़ी बना लो, ठीक है। और फिर शुरू होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां से फिर शुरू होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतनी बड़ी है सेल वॉल, ठीक है। ये बात कर रही हूं मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ठीक है। अब मैं एक बात और करती हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ये पिंक कलर से दिखा है क्योंकि काउंटर स्टेनिंग पे पिंक कलर दिख रहा था ना, इसको पिंक कलर से दिखा देते हैं। इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, इसकी लेयर ना बहुत ज्यादा थिन होती है, तो ज्यादा टाइम तक, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इतनी पतली सी इसकी सेल वॉल है, तो अब सोच के देखो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो एक तो हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मैं कह रही हूँ कि पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर इतनी बड़ी है, तो जब जैसे ही तुमने उस पे क्रिस्टल वॉलेट स्टेन डाला, वो क्या करेगी, सारा का सारा स्टेन उसका अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। अब उसके ऊपर चाहे पिंक डालो चाहे उसको डीकलराइज कराओ, वो छोड़ेगी नहीं उसको, ठीक है। वो पर्पल चाहे डार्क पर्पल हो जाएगा पर वो पर्पल तो रहेगा, ठीक है। वो काउंटर स्टेन पे भी छोड़ेगी नहीं,
या अल्कोहल वॉश पे भी छोड़ेगी नहीं अपने कलर को, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी लेयर, जो सेल वॉल की मैं लेयर बोल रही हूँ, वो थोड़ी थिक होती है, थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, थोड़ी मोटी होती है, और वो क्या करती है, सारा का सारा क्रिस्टल वॉलेट स्टेन को एब्जॉर्ब इतना अच्छा कर लेती है कि वो छोड़ती नहीं है। और अगर मैं बात करती हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उसकी सेल वॉल ही इतनी पतली होती है कि वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब ज्यादा कर नहीं पाएगी, तो वो क्या कर देती है, उसको लूज कर देती है। तो जैसे ही हमने अल्कोहल वॉश करवाया, जैसे ही हम अल्कोहल से उसको धुलवा देते हैं, वो खत्म हो जाता है। फिर हम काउंटर स्टेन करवाते हैं, फिर वो वापस पकड़ लेता है। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। फिर तुम उसको अल्कोहल वॉश करवा दो, वापस हट जाएगा, क्योंकि इतनी मोटी है ही नहीं लेयर, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती उतना ज्यादा। तो ये एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा कर पाते हैं कुछ बैक्टीरिया इतना ज्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते। सो दिस इज डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इसको सबसे पहले देने वाले एक अंकल थे जिनका नाम है क्रिस्टियन ग्राम। इनका नाम आ जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट। तो क्रिस्टियन ग्राम ने इसको सबसे पहले दिया था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जितना भी आज हमने पढ़ा, क्रिस्टियन ग्राम पे कई बार सीवीआई डाई, सीवीआई कॉम्प्लेक्स पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस हालांकि आपकी एनसीईआरटीज में दे नहीं रखा, बट तब भी मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग अगर पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो इट वुड बी मोर इजी फॉर यू टू लर्न, है ना। तो चलिए, आज हमारी क्लास के अंदर हमने जितने टॉपिक्स थे, हमने आज थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, हमने प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट कर लिया है, प्लस हमने ग्राम स्टेनिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और कुछ आगे पढ़ेंगे। हम पहले सेल वॉल, यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चा पार्टी। तब तक आप लोग जो है इसको पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, बेसिक्स है एनसीईआरटी का, तो उसको रीड करो। कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन ऑलवेज, इट्स फ्री, बट आप पूछ सकते हो, यूट्यूब पे आप कमेंट डाल सकते हो, आप पूछ सकते हो, आराम से पूछिए, ठीक है। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग वट एवर योर क्वेरीज आर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि इस पे आपको फ्री कंटेंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है, उस पे जाके विजिट करोगे तो तुमको ढेरों चीजें मिलेगी। तो डू विजिट द चैनल, डू विजिट द लिंक्स, एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।